हेलो डियर स्टूडेंट्स, एबी एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम वैदिक सभ्यता को पढ़ने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत की प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, जहाँ से भारतीय इतिहास की शुरुआत होती है। उस सभ्यता के बाद में जो भारत के अंदर जो सभ्यता आई है उसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं, उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। पहले के समय में जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी 1921 से पहले, तो भारत का जो इतिहास है वो वैदिक सभ्यता से ही माना जाता था। मतलब भारतीय इतिहास का जो प्रारंभ है वो वैदिक सभ्यता से माना जाता था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है। वैदिक सभ्यता के बारे में देखें आप यहाँ पर, जो वैदिक सभ्यता है ये भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। तो प्राचीनतम सभ्यता में देखें तो ये सबसे पहले देखें आप, ये वैदिक शब्द है। ये वैदिक शब्द जो है, ये वैदिक शब्द आखिर किससे बना हुआ है? तो वैदिक शब्द वेद से बना हुआ है। वैदिक शब्द बना हुआ है वेद से। संस्कृत का शब्द है एक वेद। वेद का मतलब ज्ञान, वेद का मतलब होता है ज्ञान। तो एक ये सभ्यता जो थी, जो भारत के अंदर एक कहें तो हम सुव्यवस्थित सभ्यता थी, एक ज्ञानवान सभ्यता थी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का जो कालखंड है, इसके समय के बारे में देखें। जो वैदिक सभ्यता का जो कालखंड है, यहाँ पर वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। एक तो यहाँ पर ऋग्वैदिक काल पहला दिया गया, यहाँ पर ऋग्वैदिक काल। वैदिक सभ्यता का जो कालखंड है वो दो भागों में पहला दिया गया ऋग्वैदिक काल। ये हमारा 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक रहता है। ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। दूसरा जो भाग है इसका, जिसे हम उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं, जो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक माना जाता है। ये वैदिक सभ्यता का संपूर्ण समय दो भागों में से बांट दिया गया इतिहासकारों द्वारा समझने के लिए। सबसे पहला दिया गया ऋग्वैदिक काल, जिसमें ऋग्वेद जो भारत का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, जिसकी रचना हुई, और ये काल हमारा 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के बीच में माना जाता है। दूसरा जो यहाँ पर समय है उसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वेद के बाद का जो समय आया उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं, जो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक रहा है। आप यहाँ पर इसके कालखंड के बारे में समझ चुके हैं। आगे देखें, जो वैदिक सभ्यता थी, तो वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? किसने इस सभ्यता का निर्माण किया है? वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे, वैदिक सभ्यता के निर्माता, वैदिक सभ्यता के निर्माताओं को, जो निर्माता थे इसके, उन्हें आर्य कहा जाता है। आर्य, वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे उन्हें आर्य कहा जाता है। आर्य शब्द देखें तो आर्य शब्द संस्कृत से निकला हुआ है। आर्य शब्द संस्कृत से निकला हुआ है। संस्कृत में जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, जिसका अर्थ होता है यहाँ पर संस्कृत के अंदर श्रेष्ठ। श्रेष्ठ किस आधार पर श्रेष्ठ? तो यहाँ पर भाषा के आधार पर इन्हें श्रेष्ठ बताया गया है। भाषा के आधार पर इन्हें श्रेष्ठ बताया गया। आर्यों द्वारा ही जो भारत के अंदर सभ्यता का निर्माण किया गया उसे वैदिक सभ्यता माना जाता है। अब इतिहास के अंदर कई मत हैं, ये विचार हैं कि जो आर्यों के बारे में विचार रहते हैं कि आर्य आखिर किस स्थान से आए थे। क्या आर्य भारत पे ही जन्मे, भारत की भूमि से थे, या कहीं बाहर से आए हुए थे? तो आर्यों के मूल स्थान के बारे में कई बार मतभेद रहते हैं इतिहासकारों के मध्य में। आप देखें जैसे इसमें आगे देखें, जैसे आप यहाँ पर आर्यों का जो मूल स्थान है उसके बारे में कई मत रहते हैं। पाश्चात्य विचारकों द्वारा जो मत दिए गए, यहाँ पर जो पश्चिम के जो विचारक हैं उन्होंने आखिर आर्यों के मूल स्थान कहाँ पर बताया गया उनके द्वारा। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर पाश्चात्य विचारकों में, पाश्चात्य विचारक, पाश्चात्य विचारकों में सबसे पहले जिनका विचार प्रसिद्ध हुआ, जो सबसे पहले दिया गया सर विलियम जोन्स के द्वारा। सर विलियम जोन्स के द्वारा 1786 के अंदर इन्होंने अपना मत दिया कि जो आर्यों का जो मूल स्थान है वो यूरोप माना जाता है। आर्यों का जो मूल स्थान है वो यूरोप माना जाता है। दूसरे नंबर पर देखें आप यहाँ पर डॉक्टर पी गाइल्स के अनुसार, डॉक्टर पी गाइल्स के
अनुसार जो आर्यों का जो मूल स्थान है वो हंगरी के अंदर, हंगरी में डेन्यूब नदी घाटी को आर्यों का मूल स्थान माना जाता है। आगे देखें इसमें प्रोफेसर मैगडालेन के अनुसार जो आर्यों का मूल स्थान है, प्रोफेसर मैगडालेन के अनुसार जो आर्यों का मूल स्थान है वो दक्षिण पूर्वी यूरोप को माना जाता है। आगे देखें इसमें जैसे आप डॉक्टर जे जी रोड के अनुसार जो आर्यों का मूल स्थान है वो मध्य एशिया के अंदर आल्प्स जो पर्वत है उस स्थान को माना जाता है। इन सभी विचारकों में से जिनका विचार सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, सबसे ज्यादा जो आधुनिक भारत के अंदर और भारतीय इतिहास के अंदर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जो सर्वमान्य अक्सर विद्वान उसको मानते हैं, मान्यता दी गई है, तो वो दिया गया था फेड्रिश मैक्स मूलर के अनुसार। 1859 में 1859 के अंदर इनका विचार पब्लिश हुआ, जिसके अनुसार इन्होंने माना कि आर्यों का जो मूल स्थान है वो मध्य एशिया है। आर्यों का जो मूल स्थान है वो मध्य एशिया के अंदर आल्प्स पर्वत के जो आसपास का क्षेत्र है उसे आर्यों का मूल स्थान माना जाता है। पाश्चात्य विचारकों में आप वापस देखें, इसमें सबसे पहले दिया गया है सर विलियम जोन्स के अनुसार 1786 के अंदर इनका सबसे पहले विचार आया। इनके अनुसार देखें तो आर्यों का जो मूल स्थान है उसे यूरोप माना जाता है। दूसरे नंबर पर देखें डॉक्टर पी गाइल्स के अनुसार जो आर्यों का मूल स्थान है तो वो हंगरी के अंदर डेन्यूब नदी घाटी का जो क्षेत्र है उसे माना जाता है। आगे देखें तो प्रोफेसर मैगडालेन के अनुसार आर्यों का जो मूल स्थान है वो दक्षिण पूर्वी यूरोप को माना जाता है। अगले देखें तो आप इसमें तो डॉक्टर जे जी रोड के अनुसार जो आर्यों का जो मूल स्थान है वो मध्य एशिया क्षेत्र आल्प्स पर्वत के अंदर माना जाता है। 1820 के अंदर इनके द्वारा ये विचार प्रस्तुत किया गया था। फ्रेडरिश मैक्स मूलर के अनुसार जो एक फ्रेडरिश मैक्स मूलर क्या है, एक जर्मन विद्वान जो थे, जर्मन फिलोसोफर जो थे, उनका विचार आधुनिक भारत के अंदर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और 1859 के अंदर इनका विचार प्रसिद्ध था, दिया गया था इनके द्वारा। तो इनका जो विचार है इनके अनुसार देखें तो आर्यों का जो मूल स्थान है वो मध्य एशिया के अंदर कहीं आल्प्स पर्वत के पास में माना जाता है। आगे देखिए आप इसमें जैसे भारतीय जो विचारक हैं, भारतीय विचारकों द्वारा जो विचार प्रस्तुत किया गया है, भारतीय विचारकों द्वारा जो विचार प्रस्तुत किया गया आर्यों के मूल स्थान के बारे में, तो देखेंगे आप जैसे भारतीय विचारकों में सबसे पहले जो विचारक विद्वान है देखें आप जैसे तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा एक किताब पब्लिश कराई गई, किताब प्रस्तुत की गई 1903 के अंदर। किताब पब्लिश हुई इनकी 1903 के अंदर आर्कटिक, किताब का नाम है आर्कटिक होम द वेदास, किताब का नाम जो दिया गया है। इनके अनुसार देखें तो आर्यों का जो मूल स्थान है वो उत्तरी ध्रुव को माना जाता है, बाल गंगाधर तिलक जी के अनुसार। आगे देखें आप इसमें तो दयानंद सरस्वती जो थे, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा एक विचार प्रस्तुत किया गया। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा इनके अनुसार देखें तो आर्यों का जो मूल स्थान है वो तिब्बत के क्षेत्र को माना जाता है। एक और विचारक देखें तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी के द्वारा
डॉक्टर संपूर्णानंद जी के माध्यम से देखें तो मध्य एशिया यूरेशिया के क्षेत्र को, मध्य एशिया यूरेशिया के क्षेत्र को आर्यों का मूल स्थान माना जाता है। आप वापस देख सकते हैं यहाँ पर सबसे जो भारत के अंदर सबसे प्रसिद्ध जो विचारक रहे हैं बाल गंगाधर तिलक जी के अनुसार देखें तो आर्यों का जो मूल स्थान है वो उत्तरी ध्रुव को माना जाता है। 1903 के अंदर इनकी किताब पब्लिश हुई थी आर्कटिक होमेट द वेदास के नाम से, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि जो आर्य जो थे वो उत्तरी ध्रुव के वासी थे, उत्तरी ध्रुव के रहने वाले थे। दूसरा देखें तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुसार तिब्बत के क्षेत्र को आर्यों का मूल स्थान माना गया है। डॉक्टर संपूर्णानंद जी के अनुसार देखें तो आर्यों का जो मूल स्थान है वो मध्य एशिया के अंदर यूरेशियन जो क्षेत्र है आल्प्स पर्वत के पास में उसे माना जाता है। आगे देखें आर्यों के बारे में जानकारी के स्रोत हैं, आर्यों के बारे में जो हमें जानकारी जो मिलती है वो किस किस माध्यम से मिलती है। आगे देखें आप जैसे आर्यों के बारे में जानकारी के स्रोत हैं, हमें जानकारी आखिर किस माध्यम से प्राप्त होती है, जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत तो हमें पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों के आधार पर हमें आर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोत में देखें तो बोगाज-कोई, पुरातात्विक स्रोत में देखें तो बोगाज-कोई अभिलेख जिसको लगभग समय 1400 बीसी से माना जाता है, 1400 बीसी से इसका समय माना जाता है। इस अभिलेख के अंदर, ये अभिलेख कहाँ पर है तो ये अभिलेख तुर्की के बोगाज-कोई क्षेत्र के अंदर प्राप्त हुआ था। यहाँ पर इस अभिलेख के अंदर देखें तो यहाँ पर भारतीय मतलब वैदिक सभ्यता के कुछ देवताओं के मूर्तियां प्राप्त हुई, जिनमें से देखें आप जैसे इंद्र, वरुण, मित्र आदि जो देवता थे उनके मूर्तियां यहाँ से प्राप्त हुई। तो इस आधार पर वैदिक सभ्यता के पुरातात्विक जो स्रोत हैं वो हमें यहाँ से मिलते हैं। दूसरे नंबर पर देखें तो साहित्यिक स्रोत जैसे जो लिखा गया लिटरेचर जो लिखा गया साहित्य की दृष्टि से, जिनमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो साहित्य की दृष्टि से देखें तो वेदों का निर्माण हुआ, इस समय वेदों का निर्माण हुआ। अब आप देखते हैं कि भारतीय सभ्यता के अंदर जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो किसको माना जाता है, हमें हमारे द्वारा वेदों को माना जाता है। अब वेद हमारे कितने हैं ये, तो वेद हमारे 4 वेद हैं। आगे देखें इसमें वेदों के बारे में आप वेद, सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद सबसे भारत का सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद को माना जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आप देखेंगे तो ऋग्वेद के बाद में यजुर्वेद, तीसरे नंबर पर आप देखें सामवेद, और चौथे नंबर पे आप देखें तो अथर्ववेद। सबसे प्राचीनतम जो वेद है उसे ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद के बारे में विशेषता देखें तो ऋग्वेद जो है इसके अंदर 1028 सूक्त तथा 10 मंडलों में, ये 10 मंडल मतलब 10 भागों में विभक्त एक प्राचीनतम ग्रंथ है, एक बड़ा ग्रंथ है। और आर्यों के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में हमें से किताब, इस ग्रंथ से हमें जानकारी के स्रोत मिलते हैं, जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, यजुर्वेद को देखें तो इसमें सामाजिक जीवन के जो नियम कानून है उसके बारे में हमें पता चलता है। यहाँ पर नियम, इसके अंदर जो सामाजिक नियम दिए गए इसके वैदिक सभ्यता के, उनके बारे में पता चलता है। सामवेद के अंदर ऐसे मंत्रों के उल्लेख किया गया है जो गाए जा सकते हैं। मतलब भारतीय जो संगीत है, भारतीय संगीत का जनक
सामवेद को माना जाता है। अथर्ववेद के अंदर देखें तो अथर्ववेद के अंदर जादू टोना, तंत्र विद्या आदि का संकलन किया गया है। इनके अलावा आप देखें तो भारत के अंदर 4 प्रमुख वेद हो गए। वेदों के बाद में उपनिषद हो गए, महापुराण हो गए और वेदांग हो गए। उपनिषद देखें आप जैसे तो उपनिषद हमारे 108 मिलते हैं हमें, ठीक है। उपनिषद से भी जानकारी मिलती है। महापुराण देखें तो 18 महापुराणों को माना जाता है। और वेदांग देखें आप यहाँ पर वेदांग तो 6 वेदांग सबसे प्रसिद्ध हैं। 6 वेदांग हमें मिलते हैं। आगे देखें आप जैसे आर्यों के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में कुछ विशेषता देखें। वैदिक सभ्यता की कुछ विशेषता क्या रही? आर्यों की जो भाषा थी, आर्य आखिर किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो आर्य भाषा जो थी इनके द्वारा विशेषता देखें आप इसमें जैसे विशेषता, वैदिक सभ्यता की विशेषता देखें तो आर्यों द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता था वो संस्कृत भाषा थी। आर्यों द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता था वो संस्कृत भाषा थी। आगे देखें इसमें जैसे आप जो आर्य जो समाज वैदिक सभ्यता के अंदर जो सामाजिक जीवन था होता था वो कैसा होता था? तो ये समाज जो था ये पितृ प्रधान समाज था। पितृ प्रधान समाज था ये, मतलब परिवार का जो मुखिया हुआ करता था वो पिता हुआ करता था, एक पुरुष हुआ करता था जो पिता हुआ होते थे यहाँ पर, ठीक है। आर्यों द्वारा जो देखें आप जो गतिविधियां की जाती थी जैसे यानी कि मनोरंजन के साधन क्या क्या होते थे आर्यों के? तो आर्यों के मनोरंजन के साधन जैसे रथ दौड़ हो गया, अश्व दौड़ हो गया आदि इनके द्वारा गतिविधियां की जाती थी, ठीक है। आप देखिए इसमें आर्यों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया जाता था? आर्यों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया जाता था? तो आर्यों द्वारा लोहा जो धातु थी उसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। आर्यों के सबसे और देखें इसमें कि आर्य एक पदार्थ का प्रयोग करते हैं सोमरस। आर्यों द्वारा जिस पदार्थ को पिया जाता था सबसे ज्यादा सोमरस को पिया जाता था। और सोमरस किससे निर्मित हो रहा है? ये तो फलों के रस से ये निर्मित होता था, इसका निर्माण होता था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इंटरेस्टिंग भी रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।